और एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। कावड़ के दौरान दंगा साजिश के 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। वो तस्वीरें भी चल रही हैं जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये कावड़ यात्रियों पर लोन वुल्फ अटैक की इनकी साजिश थी। ये लोग दंगा कराना चाह रहे थे। यूपी पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की, 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि यूपी सरकार पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि कौन साजिश कर रहा था कौन नहीं, ये तो जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि यूपी सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये क्या है पूरी खबर, किस तरह से कावड़ियों पर लोन वुल्फ अटैक की तैयारी थी, क्या साजिश थी, किस तरह से सांप्रदायिक माहौल बनाने की तैयारी थी, बाल बाल बच्चे कावड़िए और दंगे का पूरा प्लान था, क्या था ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन कांग्रेस ने क्यों इन लोगों की गिरफ्तारी पर क्यों और कैसे सवाल उठाए, एक बार सुनिए आप। मुजफ्फरनगर के अंदर कहा जाता है कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो सांप्रदायिकता फैलाना चाह रहे थे। इसकी तफसीलात तो मालूम नहीं है कि लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कौन लोग हैं जो साजिश कर रहे थे। उसकी तफसीलात जब तक मालूम ना हो जब तक टिप्पणी नहीं की जा सकती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात हैं उन हालात के अंदर सरकार पे भरोसा नहीं किया जा सकता। कावड़ शत्रुओं का दंगा प्लान किस तरह से योगी ने किया नाकाम, सबसे पहले बात इसी की। ये बजरंग दल वाले ये मुसलमानों को काटापीटी कर रहे हैं। रात 12 आदमी पूरी फैमिली गलत कर दी है, सब छोटे बड़े सब काट दिए हैं। कावड़ियों को बदनाम करने के लिए, कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए इन साजिशकर्ताओं को कब तक राजनीतिक संरक्षण और राजनीतिक पेट्रोनेज मिलता रहेगा। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में यह पता चला है कि वे सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहते थे। ये वीडियो देख लो और सब लोगों को शेयर कर दो, जितना शेयर हो सके इतना शेयर करो इस वीडियो को। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उस पर मोहर लगा दी है और सब को आवश्यक है कि बारकोड के माध्यम से अपनी पहचान को स्पष्ट करें और जिस व्यक्ति को आवश्यक समझे उसको स्कैन करके देख सकें। उनको आपत्ति इसी चीज़ की कि सुकून से क्यों निकल रही है, क्यों इस पे कोई आपस में विरोध नहीं हो रहा। जब विरोध होगा तभी राजनीति उनकी आगे बढ़ेगी। बहरहाल विवाद खत्म होना चाहिए, विवाद बंद होना चाहिए, किसी तरीके से कोई तनाज़ा कोई विवाद न हो। साहब पूरी टूल किट तैयार थी, पूरा दंगे का प्लान था, रिक्रूटमेंट हो चुकी थी, प्लान पूरा तैयार था, वीडियोस बनाए जा चुके थे, प्रोपेगेंडा वीडियो, ऑडियो दूसरा लगाया गया, भड़काने की कोशिश थी एक वर्ग को हिंदुओं के खिलाफ, और उसके बाद दंगे का प्लान था। समय रहते ये लोग पकड़े गए। कावड़ यात्रा शांति से चल रही है, सांप्रदायिक सौहार्द से, कोई बड़ा दंगा कुछ नहीं हुआ। ये शांति शायद कुछ लोगों को पच नहीं रही है, कुछ लोगों के पेट में मरोड़े पड़ रहे हैं कि कावड़ यात्रा इतनी शांति, इतने प्यार, इतने सद्भाव, इतने सौहार्द के साथ पूरी हो रही है कावड़ यात्रा। यही लोगों को पच नहीं रहा है, इसलिए दंगे का पूरा प्लान था कावड़ियों पर लोन वुल्फ अटैक का। याद करिए 2 दिन पहले क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने, याद है आपको? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में कावड़ियों को बदनाम करने का ना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। तब लोगों ने सवाल उठाया कि किस बुनियाद पर योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं। कहा ना उन्होंने कि कावड़ को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज ही खबर आ गई साहब, ये देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। कावड़ियों की भीड़ में कुछ ऐसे लोग पकड़े गए जो कावड़ियों के भेष में कावड़ शिविरों में घुस रहे थे।
उनका मकसद कावड़ यात्रा का माहौल खराब करना था, दंगा कराना था। यहां तक कि पुलिस के दावे के हिसाब से कावड़ियों पर लोन वुल्फ अटैक का भी प्लान था। पकड़ में आ गए ना, पकड़ में आते सोचिए तो क्या हो सकता था। फिर सवाल उठते कि देखो कावड़ में ये, कावड़ में वो, फिर कावड़ियों पर को गाली देने का इन लोगों को मौका मिलता। पकड़े गए ये लोग। कावड़ शिविरों में कावड़िए बनकर घुसपैठ करने वाले ऐसे कालनेमी शेर खान, शादाब, आबिद, आसिफ पकड़ में आए, अरेस्ट किया पुलिस ने। लेकिन कावड़ियों के खिलाफ इस साजिश से भी बड़ी साजिश का खुलासा साहब तब हुआ, आपके मतलब आप हैरान हो जाएंगे, आपके कान खड़े के खड़े रह जाएंगे। यूपी पुलिस ने नदीम, मनेशर और रहीश नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपियों को परेड कराई गई मीडिया के सामने, पुलिस बाकायदा लेकर आई। ये तीनों पकड़े हैं, कावड़िए बने हुए थे। आरोप है कि तीनों पाकिस्तान की उस साजिश के टूल किट थे जिसमें कावड़ियों को निशाना बनाकर आईएसआईएस स्टाइल में लोन वुल्फ अटैक होने थे। सोचिए किस किस का इंटरेस्ट है कावड़ को बदनाम करने में या कावड़ियों पर हमला कराने का, किस किस का इंटरेस्ट है। पाकिस्तान से वीडियोस, लोन वुल्फ अटैक की प्लानिंग, पकड़े गए कुछ लोग। अब ये लोग तो पकड़े गए हैं ना, अब ये काल्पनिक कोई कहानी या मनोहर कहानी तो हो नहीं सकती। इसके अलावा कावड़ यात्रा के दौरान सांप्रदायिक दंगे भी कराने की प्लानिंग की गई थी। योगी आदित्यनाथ मतलब सही कह रहे थे, योगी सही निकले। दंगे की इस प्लानिंग के तहत मुजफ्फरनगर इलाके में पाकिस्तान का ना एक पुराना हिंसक वीडियो यह बताकर वायरल किया जा रहा था, प्रोपेगेंडा वीडियो, यह प्रोपेगेंडा वीडियो कि यूपी के ना मुरादाबाद का है। इस वीडियो में यह कहकर लोगों को उकसाया जा रहा था, भड़काया जा रहा था कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुसलमानों के घर में घुसकर हिंसा की। मतलब ये लोग दंगा कराना चाह रहे थे कावड़ यात्रा में। कावड़िए शांति से आस्था के साथ सैकड़ों किलोमीटर चल के भोले महादेव के भक्त गंगा जल लेकर आ रहे हैं महादेव पर चढ़ाने के लिए और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। ऐसी साजिश है। ये तो पकड़े गए, यानी कावड़ के दौरान दंगों को डिजाइन करने की कोशिश हो रही थी। इस वीडियो को वायरल करने के लिए सावन के सोमवार को इसलिए चुना गया था ताकि जब सड़कों पर लाखों की संख्या में कावड़िए हों तब भीड़ को उकसाकर हिंसा कराई जा सके। ये सबके मुंह ढके हुए आपको नजर आ रहे हैं। उसी दौरान कावड़ियों पर लोन वुल्फ अटैक होने थे। ये पुलिस की थ्योरी है सारी। लोन वुल्फ अटैक यानी कि क्या होता है, अब ये शब्द जो आप बार बार सुन रहे हैं, लोन वुल्फ अटैक, भीड़ भाड़ के बीच अचानक हमला करना और भाग जाना। लोन वुल्फ अटैक, भेड़िए मतलब अचानक से हमला करना, लोगों को भड़काते हुए बिना किसी संगठन के हमला करने के लिए उकसाना। इस साजिश की जानकारी यूपी पुलिस को कैसे मिली? अब आप ये सोच रहे होंगे ये यूपी पुलिस को कैसे पता लगा? इस बात की जानकारी यूपी पुलिस को तब मिली जब पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने एक दिन पहले एक ऐसे ग्रुप को डिटेक्ट किया जिसमें ये वीडियो, प्रोपेगेंडा वीडियो, फर्जी ऑडियो मैसेज के साथ सर्कुलेट किया जा रहा था। उसे शेयर करने को कहा जा रहा था। इन मैसेज में वो वीडियो हैं जो इतने विभत्स हैं, हमको ब्लर करना पड़ा साहब, हम नहीं दिखा सकते, प्रोपेगेंडा वीडियो है ये। इतने विभत्स हैं कि हम ये नहीं आपको दिखा सकते। वीडियो में कई लोग खून से लथपथ दिखाई दे रहे हैं, उनके शरीर पर घाव हैं, लोग चीख रहे हैं, ये उकसाने के लिए, भड़काने के लिए। दंगा हो कावड़ में लोग चाह रहे हैं। बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ी प्लानिंग थी। योगी सही कह रहे थे। इस वीडियो में लहूलुहान बच्चे दिख रहे हैं। ये गैंग सर्कुलेट कर रहा था, कावड़ शत्रुओं का, यह बदनामी ब्रिगेड गैंग। इसके हाथ में मतलब एक ऑडियो भी था इसके साथ जिसमें कहा जा रहा है कि बजरंग दल के लोग मुजफ्फरनगर में कई गांव में मुसलमानों को मार रहे हैं, काट रहे हैं। 50 से ज्यादा फर्जी फेक न्यूज फैलाकर, वीडियो फैलाकर ये सब किया जा रहा था। जबकि असली वीडियो पाकिस्तान का ही है, जहां 2024 में एक पाकिस्तानी ने अपने ही परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर जान ले ली थी। जो वीडियो सर्कुलेट कर रहे थे, इसकी सच्चाई सामने आई। ये पाकिस्तान का वीडियो निकला
और ये 2024 का था, जिसको लिए ये लोग कह रहे थे कि बजरंग दल के लोगों ने इन लोगों को मार दिया। ये वहां का वीडियो, पाकिस्तान का, 7 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर जान ले ली थी। अब इस वीडियो को इस गैंग के लोग गांव-गांव में फैलाकर कावड़ यात्रा पर हमले की साजिश रच रहे थे। साहब, आशंका है कि कावड़ यात्रा पर आतंकी हमले की स्क्रिप्ट मुनीर गैंग ने लिखी थी और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब कावड़ यात्रा को निशाना बनाने की भी कोशिश थी। इसको भी अभी डिनाई नहीं किया जा रहा है। मतलब आप इसको एक बार को कल्पना कीजिए, प्लान पूरा तैयार था, कावड़ियों पर लोन वुल्फ अटैक का, दंगे का, सांप्रदायिक माहौल खराब करने का, लेकिन योगी की पुलिस ने समय रहते एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी को नाकाम कर दिया। पूरा ऑडियो भी है। वैसे आज पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आपको सुनाऊंगा। आज पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन 3 लोगों को मीडिया के सामने दिखाया और बताया कि ये साजिश कितनी खौफनाक थी। अगर ये लोग सफल हो जाते तो एक बड़ा दंगा या कावड़ियों पर लोन वुल्फ अटैक निश्चित था। साहब, आप हैरान हो जाएंगे, पुलिस तो इनके आईएसआई और आतंकी कनेक्शन की भी जांच की बात कर रही है। सुनिए पुलिस ने क्या कहा। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में ये पता चला है कि वे सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहते थे। श्रावण मास का आज द्वितीय सोमवार है। इस समय कांवड़ श्रद्धालुओं की भीड़ अत्यधिक है और इससे वे चाहते थे किसी प्रकार से कोई ऐसी चीज जाए कि धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग हो जाए अथवा कोई व्यक्ति उद्वेलित होकर इन विभत्स तस्वीरों को देखकर उद्वेलित होकर कोई लोन वुल्फ अटैक भी करवाया जा सकता था। इसमें क्योंकि ये वीडियो पाकिस्तान का है और वीडियो की क्लैरिटी इतनी है कि ये वीडियो ओरिजिनली वहां से बना हुआ दिखाई पड़ता है, जबकि बाकी वेबसाइट्स पे जो हमने इस वीडियो को चेक किया, इस प्रकार के क्लियर वीडियोस हमको अभी प्रथम दृष्टया नहीं मिले हैं। इसलिए हमें जो पाक बेस्ड आईएसआई हैंडलर्स हैं उनके थ्रू भी इन्फिल्ट्रेशन के बारे में जांच करना इस समय उचित लग रहा है। मुजफ्फरनगर में जो नाकाम हुई है कि जहां पर कुछ लोग एक लोन वुल्फ अटैक करना चाहते थे, आतंकी हमला करना चाहते थे कावड़ियों पर, और किस प्रकार से फेक वीडियो का सहारा भी ले रहे थे, फेक वीडियो हो या फेक आइडेंटिटी हो। इस प्रकार से कावड़ियों को बदनाम करने के लिए, कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए इन साजिशकर्ताओं को कब तक राजनीतिक संरक्षण और राजनीतिक पेट्रोनेज मिलता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ आज की एक और बड़ी खबर सुन लीजिए साहब। ये मेरी नजर में शिव भक्तों के लिए राहत लेकर आई है ये खबर। ये भोले जितने हैं, जितने शिव भक्त हैं, अब कावड़ रूट पर क्यूआर कोड का फैसला, मतलब पेमेंट के लिए तो क्यूआर कोड सही, पहचान के लिए क्यूआर कोड नहीं। ये लड़ाई अब तक क्या थी, मैं एक बार आपको समझाता हूं। योगी सरकार ने कावड़ यात्रा रूट की दुकानों पर क्यूआर कोड अनिवार्य करने का फैसला किया। क्यूआर कोड मतलब जैसे आप किसी शॉप पर जाएं, आपने स्कैन किया, सारी डिटेल आ जाएंगी। इसका मालिक कौन है, ये ढाबा है किसका, कौन इसका मालिक है, उसका नाम क्या है, सारी एक क्यूआर कोड। अब इसका विरोध हो रहा था, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे थे कि पेमेंट के लिए क्यूआर कोड लगाने में प्रॉब्लम नहीं है, पहचान के लिए क्यूआर कोड लगाने में दिक्कत है। योगी सरकार ने फैसला किया था, उत्तराखंड सरकार ने भी। तब इस फैसले के विरोध में क्या कहा गया था साहब कि मुसलमानों के धार्मिक बहिष्कार, धार्मिक विभाजन की कोशिश है। अच्छा, पेमेंट के लिए क्यूआर कोड लगाने में प्रॉब्लम नहीं है, पहचान के लिए क्यूआर कोड लगाएंगे तो क्या बहिष्कार हो जाएगा क्या? बड़ा बवाल हुआ कि ऐसा करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है कि एक ढाबे के बाहर आप जाएं, क्यूआर कोड लगाए। एक ये नेम प्लेट पार्ट 2 भी कह सकते हैं। लोग कह रहे थे कि इस क्यूआर कोड से नेम प्लेट विवाद सुलझ जाएगा हमेशा के लिए। क्यूआर कोड लगाओ, आपने स्कैन किया, सारी डिटेल आ गई, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई पंगा नहीं, कुछ नहीं, मामला खत्म। लेकिन आज इस मामले में ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्यों कहा कि शिव भक्तों के लिए राहत देने वाली खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो आने वाले सालों में कावड़ रूट में शुद्धिकरण का रोड मैप बन सकता है। बड़ी खबर है, करोड़ों शिव भक्तों के लिए राहत भरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने, सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर है, यूपी और उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। आदेश क्या? कावड़ रूट पर क्यूआर कोड लगेगा। मतलब ये कि सरकारों का वो आदेश रहेगा जिसमें दुकानदारों से अपनी पूरी जानकारी के लिए क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य किया गया था। ये नेम प्लेट पार्ट 2 कह सकते हैं आप। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, मैं आपको जल्दी से बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने आज इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस NK सिंह की बेंच ने अपने आदेश में क्या कहा, सुनिए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हमें बताया गया है कि आज कावड़ यात्रा का अंतिम दिन है, निकट भविष्य में इसके समाप्त होने की संभावना है, इसलिए इस समय हम केवल ये आदेश देते हैं
कि सभी संबंधित होटल मालिक वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार, सुनिए, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्शित करें। दरअसल सरकार के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। बड़े बड़े वकील पहुंच गए थे। सरकार के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी कि नहीं, यह गलत फैसला है। याचिकाकर्ताओं ने सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट के 2024 के आदेश का उल्लंघन बताया कि यह वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। नाम और धर्म बताने को निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया कि क्या जरूरत है नाम बताने की, यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है। सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाला बताया, यह एक पक्ष। दूसरा पक्ष और अल्पसंख्यक मुस्लिम दुकानदारों के प्रति या गैर हिंदू दुकानदारों के प्रति भेदभाव बढ़ाने वाला बताया गया इसको। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं की मांग मानने से साफ इनकार कर दिया। इस दौरान कोर्ट में दोनों ही पक्षों की भी बहुत बहस हुई, तर्क दिए गए। पक्ष विपक्ष में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी कई टिप्पणियां की। याचिकाकर्ताओं में से एक महुआ मोइत्रा की तरफ से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी। ये देखिए, मैं बताने से पहले आप सोच कर देखिए, क्यूआर कोड का विरोध करने के लिए महुआ मोइत्रा की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, बड़े बड़े लॉयर सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा साहब कि सरकार के इस आदेश का एकमात्र उद्देश्य धार्मिक भेदभाव पैदा करना है। अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट के अंदर कि इसका मकसद धार्मिक भेदभाव पैदा करना है। यात्रा के दौरान लोगों को बहिष्कृत करने की यह सबसे विभाजनकारी पहल है, मानो ये लोग अछूत हों। और ये आदेश सेकुलरिज्म के यानी कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर सीधा अटैक है। सिंघवी जी की इस दलील पर जस्टिस एम सुंदरेश ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं मूलतः अज्ञेयवादी हूं। अज्ञेयवादी मतलब आप समझिए कि मैं ना मैं पूर्णतः आस्तिक, ना मैं पूर्णतः नास्तिक। उन्होंने कहा कि मैं मूलतः अज्ञेयवादी हूं, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ खाद्य पदार्थों को छूते भी नहीं हैं। लोगों की खाने पीने की अलग अलग पसंद होती है। एक शाकाहारी केवल शाकाहारी भोजन परोसने वाली जगह पर जाना पसंद कर सकता है, ये जज साहब ने कहा, खासकर किसी धार्मिक यात्रा के दौरान। इस दौरान सुनिए, यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने भी सरकार का पक्ष रखा और कोर्ट को क्या बताया? उन्होंने बताया सरकार की तरफ से, मुकुल रोहतगी ने, कि ये निर्देश दरअसल एफएसएसएआई नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार है, कुछ भी नया नहीं है। कुछ ढाबे जो मांसाहारी उत्पाद बेचते हैं, नॉनवेज बेचते हैं, ये गलत जानकारी देते हैं कि वो तो वेजिटेरियन है, वो गलत बताते हैं, जिसमें कई जो कावड़िए हैं उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। जस्टिस एम सुंदरेश ने सुनवाई के दौरान यह भी टिप्पणी की। साहब अब सुनिए टिप्पणी, अगर कोई होटल शुरू से ही शाकाहारी वेजिटेरियन है, अगर कोई होटल शुरू से ही शाकाहारी होटल के रूप में चल रहा है तो नाम और अन्य चीजों का उल्लेख करने का सवाल ही नहीं उठता, अगर शुरुआत से वेजिटेरियन है। लेकिन अगर सिर्फ यात्रा के उद्देश्य से कोई मांसाहारी खाना परोसना बंद कर देता है, मतलब वो वैसे शुरुआत से है लेकिन वो यात्रा के दौरान अगर नॉनवेज नहीं बेच रहा है और फिर वो शाकाहारी शुरू कर देता है, तो उपभोक्ता को पता होना चाहिए कि पहले नॉनवेज बेचता था लेकिन अब उसने रोक दिया। ये पता होना चाहिए कम से कम। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो कोर्ट में कहा गया साहब। ये उपभोक्ता यानी कि कावड़िए यानी कि जो भी वहां जा रहे हैं के विचार का विषय होगा। चुनाव उपभोक्ता का है, उसको तय करना। देखिए, बहस के दौरान एक और याचिकाकर्ता के वकील हुजैफा अहमदी जी ने क्या कहा कि ग्राहक की पसंद के लिए सिर्फ यही मायने रखता है कि वो जगह वर्तमान में मतलब शाकाहारी चीजें बेच रही है। मतलब उन्होंने कहा कि ये किसी के लिए भी सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है साहब कि प्रेजेंटली वर्तमान में वो ढाबा जो है वेजिटेरियन है या नहीं है, लेकिन क्या वहां पहले मांसाहारी चीजें बिक रही थी, ये खुलासा करने का विषय नहीं है। इस पर जस्टिस एम सुंदरेश ने साफ किया, साहब ग्राहक ही राजा है, कस्टमर इज द किंग, उसको बताना पड़ेगा, झूठ नहीं बोल सकते। क्यूआर कोड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जहां यूपी सरकार ने खुशी जाहिर की, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। समाजवादी पार्टी के सांसद है बर्ख कह रहे कोर्ट के आदेश का स्वागत तो किया, लेकिन सवाल किया कि आखिर क्यूआर कोड के चक्कर में पड़ना क्यों है। सुनिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उस पर मोहर लगा दी है और सबको आवश्यक है कि बारकोड के माध्यम से अपनी पहचान को स्पष्ट करें
और जिस व्यक्ति को आवश्यक समझे उसको स्कैन करके देख सकता है। खासकर जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, कांवड़ियों के भेष में घुसकर के तरह तरह का अव्यवस्था फैलाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। क्यों QR कोड पढ़ना अच्छे खासे सुकून के साथ में कावड़ यात्रा निकल रही, कौन विरोध कर रहा है उसका, किसको क्या आपत्ति है? लेकिन जब अब उनको आपत्ति इसी चीज की है कि सुकून से क्यों निकल रही है, क्यों इस पे कोई आपस में विरोध नहीं हो रहा। जब विरोध होगा तभी राजनीति उनकी आगे बढ़ेगी। विवाद खत्म होना चाहिए, विवाद बंद होना चाहिए, किसी तरीके से कोई तनाज़ा, कोई विवाद न हो, इसलिए QR कोड जारी किया गया। QR कोड से पहचान हो जाएगी और उसमें किसी तरीके से जो है किसी को शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने QR कोड जारी किया, बिल्कुल ठीक किया। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, दूसरी सबसे बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की। इस्तीफा लिया या खुद उन्होंने दिया, बात अब इसकी। I will retire at the right time. August 2027. कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशान है, इस पे बहुत कुछ आएगा, बहुत राज खुलेंगे। सारा दिन आप काम कर रहे थे और अचानक आपने इस्तीफा दे दिया, तो किसी ना किसी बात से तो आप इतना ज्यादा आहत हैं। व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकाले इसमें। उन्होंने दबाव में इस्तीफा दिया है, उनकी भावना कहीं न कहीं आहत हुई है। बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अचानक इस्तीफा होने से सारा देश अचंभित है। उनकी इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं। स्वास्थ्य कारणों का हौला दिया, उसमें कोई दम लगता नहीं मुझे। किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उस पर भी राजनीति कर सकते हैं। तो मैं तो बहुत शौक हुआ, अरे अभी तो चला रहे थे, बढ़िया है। उम्मीद करते हैं कि अब इसके बाद जो बनेगा वो इस कुर्सी और इस दफ्तर के साथ सही मायने में इंसाफ करेगा। पर्दे के पीछे कुछ हो रहा, बड़ी राजनीति, बहुत कुछ हो सकता है ना सितंबर में, आप देखिए। 7 साढ़े 7 बजे तक विपक्ष के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और 9 बजे आपके इस्तीफे की खबर आ रही है। अपना वक्त, अपनी सेवाएं जो है वो देश के लिए दी, पार्लियामेंट के लिए, सदन के लिए दी, तो उसके लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। मतलब विपक्ष जो है, इस्तीफा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का हुआ है, लेकिन तबीयत खराब, सियासी तबीयत खराब हो गई है विपक्ष की। आग बबूला है साहब विपक्ष, कोई इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहा है, तो कोई इसके पीछे अलग अलग तरह की थ्योरीज दे रहा है, किसी को विलन साबित करने की पूरी कोशिश हो रही है। हालांकि खुद आपको बता दे, जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे के पीछे की वजहों का जिक्र करते हुए जो पोस्ट किया, उसमें उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, तबीयत का हवाला दिया। लेकिन जगदीप धनखड़ की तबीयत पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। अलग अलग तरह की थ्योरीज है साहब विपक्ष की। विपक्ष पूछ रहा है साहब कि जब उपराष्ट्रपति कल सुबह तक पूरी तरह एक्टिव थे, राज्यसभा की कार्रवाई का पूरी तरह संचालन किया, BSc बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठकों में हिस्सा लिया, तो अचानक ऐसा क्या हो गया, पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य है या कोई सीक्रेट है, विपक्ष पॉलिटिक्स कर रहा है साहब। उपराष्ट्रपति ने अचानक पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। विपक्ष के अच्छा कुछ सवाल है कि अगर इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य थी तो इसके लिए मॉनसून सत्र का पहला ही दिन क्यों चुना? अगर इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य था तो उपराष्ट्रपति ने सत्र शुरू होने से पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया? विपक्ष तो साहब यहां तक सवाल पूछ रहा है कि अगर संसद की कार्रवाई के दौरान पूरी तरह से फिट थे उपराष्ट्रपति, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि अचानक अनफिट हो गए? वैसे हमारा मानना है साहब, किसी की तबीयत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। क्यों नहीं विपक्ष को यह भरोसा है कि ये स्वास्थ्य रीजन होंगे, मतलब हेल्थी रीजन होगी उनके इस्तीफे की? उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है या उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है, ये सब पॉलिटिक्स चल रही है। हालांकि विपक्ष के सभी सवाल और सभी थ्योरीज को फ्लॉप करते हुए बड़ी खबर यह है, जगदीप धनखड़ ने खुद इस्तीफे की वजह बताई। उस पर किसी को भरोसा नहीं है विपक्ष को। मैं बार बार कह रहा हूं ना, इस्तीफा दिया जगदीप धनखड़ ने, सियासी तबीयत खराब हो गई है विपक्ष की,
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित करते हुए इस्तीफे में क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि चिकित्सा सलाह का पालन करते हुए, डॉक्टर्स एडवाइस, मेडिकल एडवाइस, चिकित्सा सलाह का पालन करते हुए और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए मैं संविधान के आर्टिकल 67A के अनुसार उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सोशल मीडिया हैंडल से उनके इस्तीफे को कल रात 9:25 पर पोस्ट किया गया। 9:25। अब इसको लेकर पूरी टाइमलाइन आ गई साहब। ये जयराम रमेश पूरी टाइमलाइन बता रहे हैं कि कल दोपहर 2 बजे धनखड़ जी ने कैश कांड के आरोपी जस्टिस वर्मा विपक्ष के महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। 2 बजे, सुनिएगा टाइमलाइन, 2 बजे विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार किया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। क्या प्रस्ताव? महाभियोग प्रस्ताव जस्टिस वर्मा के खिलाफ। शाम 2 बजे, शाम 4 बजे उन्होंने सदन को बताया कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। 4:30 बजे बीएससी की बैठक बुलाई गई, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, सरकार की ओर से शामिल ही नहीं हुआ कोई। शाम 5 बजे उपराष्ट्रपति की कांग्रेस नेताओं से मुलाकात हुई। इसके बाद धनखड़ विपक्षी सांसदों की एक बैठक में शामिल हुए। इसके बाद 9:25 पर इस्तीफा हो गया, हेल्थ रीजंस को साइट करते हुए। ठीक, ये पूरी टाइमलाइन है। 2 बजे, वैसे 12:30 बजे भी एक हुई थी, 12:30 बजे बीएससी की बैठक हुई, 2 बजे विपक्ष की तरफ से प्रस्ताव स्वीकार हुआ, 4:30 बजे फिर से मिलने की बात हुई, उसमें कोई बैठक में कोई पहुंचा नहीं। 5 बजे विपक्षी नेताओं से मिले जगदीप धनखड़, 9:25 पर इस्तीफा हो गया। तो यही सवाल उठ रहे हैं साहब कि फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? विपक्ष ये सवाल उठा रहा है। इन सब के बीच अच्छा, उनका ना 12 दिन पुराना एक वीडियो आज बड़ा वायरल है, जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि अपना कार्यकाल पूरा वो करेंगे। तब उन्होंने कहा था कि अगर ईश्वर की कृपा बनी रही तो वो अगस्त 2027 में रिटायर होंगे। लेकिन अब उन्होंने कहा कि मेडिकल रीजंस की वजह से उनको जो है डॉक्टर की सलाह के आधार पर उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। लेकिन सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि कम से कम आज से 12 दिन पहले जगदीप धनखड़ का कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। 10 अगस्त 2027 और कार्यकाल पूरा होने में अभी बचे थे साहब 2 साल 21 दिन बाकी थे। धनखड़ के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कल दोपहर 1 बजे से 4:30 बजे के बीच कुछ गंभीर बात हुई है जिसका असर इस्तीफे पर पड़ा है। सुनिए। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. सब्जेक्ट टू डिवाइन इंटरवेंशन मतलब मैं तो कार्यकाल पूरा करूंगा। ये जो बयान मैंने आपको सुना 10 जुलाई का था। 10 तो ये 12 दिन में क्या हो गया? ये विपक्ष सवाल पूछ रहा है। हालांकि ये सच है साहब कि देखिए धनखड़ को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं। अभी इसी साल मार्च में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 4 दिन तक एम्स में भर्ती थे। तब बताया गया था कि उन्हें हार्ट संबंधित जो है कुछ तकलीफ है, लेकिन उसके बाद खुद उन्होंने कभी स्वास्थ्य को लेकर शिकायत नहीं की। वो बहुत स्वस्थ रहे, स्वस्थ, हम भी यही कामना करते हैं। उन्होंने शिकायत नहीं करने का ये मतलब नहीं है साहब कि उनका स्वास्थ्य सही था। देखिए सूत्र बता रहे हैं कि धनखड़ ने इस्तीफे को लेकर अपने परिवार से बात की और इसके बाद इस्तीफे का फैसला किया। इसके बाद सुनिए, जो लोग अलग अलग तरह की थ्योरीज दे रहे हैं ना, वो नरेंद्र मोदी का पोस्ट देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनखड़ का समर्थन करते हुए 12:13 पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। देखिए ये प्रधानमंत्री का, इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। कोई इधर उधर की कोई बात नहीं साहब, उनकी उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। बहुत उच्च पद पर वो रहे हैं। इसके बाद आज सुबह गृह मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत तत्काल प्रभाव से उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की सूचना पब्लिश की, जिसमें उनके इस्तीफे के बारे में बताया गया कि भैया हेल्थ रीजंस हैं। यही रवि किशन, तमाम बीजेपी, कांग्रेस, हर कोई ये कह रहा है कि हेल्थ रीजंस है भाई। हालांकि इस्तीफा उपराष्ट्रपति ने दिया, लेकिन इससे राजनीतिक तबीयत विपक्ष के नेताओं की बिगड़ गई है। अब मैं आपको याद होगा, मतलब जो कांग्रेस जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए
उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आई कि पद से बेदखल कर दो जगदीप धनखड़ को। कांग्रेस लेकर आई जगदीप धनखड़ को पद से बेदखल करने के लिए। आज जगदीप धनखड़ के पद से हटने पर वही कांग्रेस सबसे ज्यादा परेशान हो रही है। वही कांग्रेस अब कह रही है कि धनखड़ सभी को बोलने का समान मौका देते थे। इस्तीफे में बड़ी ताकत होती है साहब, ये इस्तीफे की ताकत है। जगदीप धनखड़ इस्तीफे से पहले विपक्ष के लिए, कांग्रेस के लिए सबसे बड़े विलन थे जगदीप धनखड़। हटाओ इनको पद से बेदखल कर दो, महाभियोग प्रस्ताव लेकर आओ। अब यही जगदीप धनखड़ जी कांग्रेस के लिए हीरो है, सबको समान मौका देने लग गए। धनखड़ के लिए कांग्रेस की ये तारीफ तब है जब कल ही राहुल गांधी जी ने क्या आरोप लगाया था। बोलने नहीं दिया जाता ना, राहुल गांधी ने कहा मुझे तो बोलने तक नहीं दिया जाता। आज कांग्रेस और विपक्ष के नेता धनखड़ के साथ सहानुभूति जता रहे हैं, जबकि याद कीजिए जब दिसंबर 2023 में, अच्छा वो वीडियो अगर हम दिखाएं साहब, मजाक उड़ाया गया था। जो ये देखिए सबसे आगे कौन खड़ा है, वहां राहुल गांधी हैं, अपने मोबाइल में नकल उतारी जा रही थी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की चेयर की। कल्याण बनर्जी वहां पर मजाक उड़ा रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं, और राहुल गांधी एक हाथ जेब में डालकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे थे। आज बड़ी सहानुभूति हो रही है। 2023 में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उनके स्वास्थ्य का मजाक उड़ाया था, ऐसे टेढ़े होके। उनको रोकने की बजाय एलओपी राहुल गांधी हंसते हुए वीडियो बना रहे थे। सुनाइए एक बार, सुनिएगा आप, आपकी थोड़ी याददाश्त ताजा होगी। इसके अलावा जब उपराष्ट्रपति ने न्यायपालिका को निशाना बनाते हुए अनुच्छेद 142 को परमाणु मिसाइल कहा था, याद है? तब क्या हुआ था? तब क्या विपक्ष ने साथ दिया था? तब क्या था? तब भी इसको गलत बताया गया था, संसद के कामकाज में दखल देने के आरोप लगाए गए थे, विपक्ष के कई नेता उनसे काफी नाराज थे। अब अचानक पता नहीं क्या हो गया साहब। लेकिन अब पूरा विपक्ष उपराष्ट्रपति के सम्मान के लिए चिंतित हो रहा है। अब बड़ी सम्मान की चिंता हो रही है। जब मजाक उड़ाया जा रहा था, मिमिक्री की जा रही थी, नकल उतारी जा रही थी, तब ये सबसे बड़े विलन थे। आज उनके बड़ी स्वास्थ्य की चिंता है, होनी चाहिए। तब स्वास्थ्य का मजाक उड़ाया जा रहा था, आज सम्मान की चिंता हो रही है। सुनिए। कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें? पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, बड़ी राजनीति हो रही है दिल्ली में। राष्ट्रीय राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बातें हो रही है, जल्दी सामने आ जाएगी। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूँ। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मजाक उड़ाने वाले आज सहानुभूति जाहिर कर रहे हैं। वैसे इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति ना आज संसद आए, ना उन्होंने कोई बयान दिया। इसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि धनखड़ फेयरवेल में शामिल नहीं होंगे और फेयरवेल स्पीच भी नहीं देंगे, हेल्थ रीजंस की वजह से। इसी को लेकर विपक्ष को अटकलें और थ्योरीज फ्लोट करने का मौका मिल गया। अच्छा, क्या क्या थ्योरीज है? कल धनखड़ ने इस्तीफा दिया और आज बिहार बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने बयान दिया कि अगर नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बने तो अच्छा होगा। नीतीश कुमार। इसके बाद अफवाह फैलने शुरू हो गई साहब की कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति। धनखड़ के इस्तीफे से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया। क्या नीतीश कुमार होंगे उपराष्ट्रपति? बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि इस अफवाह में इसलिए साफ कोई दम नहीं है क्योंकि नीतीश बिहार में एनडीए का चेहरा है। हालांकि आगे क्या होगा हम भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन धनखड़ के इस्तीफे को लेकर दूसरी थ्योरी क्या चल रही है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। न्यायपालिका के खिलाफ धनखड़ के तीखे बयानों से सरकार संभवतः असहज हो गई थी और इस वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस थ्योरी में भी दम इसलिए नहीं है क्योंकि इस थ्योरी से उनका इस्तीफा काफी पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि तो बहुत पहले बोला था। तीसरी थ्योरी है मोदी सरकार नोटकांड में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव सरकार लाना चाहती थी।
सरकार इसके लिए लोकसभा में तैयारी कर रही थी, लेकिन विपक्ष ने राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव दिया वो उपराष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया, जिससे एनडीए की स्थिति या बीजेपी की स्थिति थोड़ी असहज हुई है। तमाम तरह की थ्योरीज है, सच क्या है वो सिर्फ जगदीप धनखड़ ही बता सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि उन्होंने अगर सेहत का जिक्र किया तो उस पर कम से कम भरोसा करना चाहिए और सेहत पर सियासत कम से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन एसआईआर पर तो हो रही है, शुद्धिकरण पर तो सियासत हो रही है, सेहत पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन एसआईआर पर हो रही है। अब बात इसकी कर लेते हैं। जब हमारे वोटरों का नाम जब कट जाएगा तो क्या मतलब रह जाएगा इस लोकतंत्र का? संविधान के साथ क्रूर मजाक कर, संवैधानिक व्यवस्था के साथ ये गुंडागर्दी कर रहे। लोकतंत्र का चीरहरण होगा, इसे बर्दाश्त इंडिया गठबंधन नहीं करेगा। एसआईआर के माध्यम से स्पष्ट है कि भारत के जो नागरिक हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। हर चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नई रणनीति बना रही है। संविधान विरोधी मानसिकता के लोग हैं, ये सही चुनाव और सही वोटर वोट दे सके उसके विरोधी है। साहब, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये जो प्रक्रिया है ना शुद्धिकरण, वो पूरी तरह से संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। चुनाव आयोग ने भी कल सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वोटर लिस्ट से फर्जी वोटरों को बाहर करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, शुद्धिकरण कुछ भी गलत नहीं है। फिर विपक्ष वोटर शुद्धिकरण बिहार से लेकर दिल्ली तक और संसद से लेकर बिहार विधानसभा तक, इसके खिलाफ अभी भी प्रदर्शन कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट जब इस पर रोक नहीं लगा रहा, सुप्रीम कोर्ट इसे संवैधानिक बता चुका है, तो फिर यह प्रदर्शन क्यों? आज संसद के बाहर शुद्धिकरण के विरोध में पूरा इंडिया अलायंस एक साथ नजर आया साहब। पूरा करीब हर नेता के हाथ में एक तख्ती थी, लिखा था क्विट एसआईआर, नो एसआईआर। एसआईआर मतलब डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, एसआईआर मतलब डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, एसआईआर मतलब स्टीलिंग इंडियन राइट, एसआईआर। अरे तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल है साहब। देखिए विपक्षी दलों के इस प्रदर्शन में प्रियंका वाड्रा, ए राजा, कनिमोई, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मीसा भारती, मनोज झा, सारी गठबंधन के सारे नेता जो है एक साथ, इंडिया अलायंस। बिहार विधानसभा में राबड़ी देव की अगुवाई में आरजेडी के सभी विधायकों ने काले कपड़े पहनकर, अच्छा ये वाली तस्वीर, काले कपड़े पहनकर विरोध किया एसआईआर। एसआईआर मतलब वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का विरोध किया। राबड़ी देवी जी भी काले कपड़े में एक तख्ती लेकर खड़ी थी, ये नजर आएंगे आपको। राबड़ी देवी जी सारे काले कपड़ों में आपको नजर आ रहे हैं, जिस पर लिखा था कि मतदाता पुनर्निरीक्षण बहाना, मकसद वोटबंदी लाना, वोटबंदी, चुनाव चोरी। यह नजारा लोकतंत्र के मंदिरों के बाहर नहीं था, बल्कि सदन के अंदर विपक्ष ने भी हंगामा किया। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया, एसआईआर वापस के नारे लगाए गए। कौन क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो मैंने आपको बताया, नेताओं को भी सुन लीजिए। ऐसे ही रहता है शुरू से, सारा जीवन उच्च विचार। वाह, काला कुर्ता हम पहनते हैं, शनिचर गरा रहता है मेरे ऊपर ना, काला कुर्ता उसी दिन हम पहनते हैं। ऐसे ही रहता है शुरू से, सारा जीवन उच्च विचार। वाह, काला कुर्ता हम पहनते हैं, शनिचर गरा रहता है मेरे ऊपर ना, काला कुर्ता उसी दिन हम पहनते हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, साल 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में जिन 12 आरोपियों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल बरी कर दिया था, अब खबर है कि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार और मामले की जांच कर रही एटीएस इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें ब्लास्ट के 12 आरोपियों को
मुंबई सीरियल ब्लास्ट के 12 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। यह कल की बड़ी खबर थी और अब यह खबर आ रही है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया एटीएस की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब सुनवाई होगी 24 तारीख को, 24 जुलाई। चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। देखिए, आपको ध्यान होगा साल 2006 11 मिनट के अंदर मुंबई के लोकल ट्रेन में 7 सीरियल बम धमाके हुए। 7, 189 लोगों की मौत हुई, 827 बुरी तरह से जख्मी हुए। लेकिन इस दिल दहला देने वाली आतंकी वारदात जिसमें 180 से ज्यादा परिवार तबाह हो गए, 19 साल तक यह मामला एक अदालत से दूसरी अदालत में घूमता रहा। 19 साल। और 19 साल बाद जब इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुना तो हर कोई हैरान, सारे बरी। इस वारदात का कोई भी दोषी नहीं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुंबई में 2006 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट का फिर कोई दोषी नहीं है? फिर 190 लोगों को किसने मारा? क्या मुंबई की लाइफ लाइन माने जाने वाली लोकल ट्रेन में किसी ने भी बम प्लांट नहीं किए थे? तो फिर ये धमाके हुए कैसे? 11 मिनट में मुंबई शहर को दहलाने वाले एक के बाद एक 7 धमाकों की साजिश किसने रची? किसी ने नहीं। क्या कभी इस हादसे में मारे गए लोगों को इंसाफ मिल भी पाएगा? ये पूरी वारदात कैसे अंजाम दी गई, ये हर कोई जानता है। 7 सीरियल धमाके हुए, 19 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, वो सुनिए। देखिए, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग इस प्रकार का निर्णय है। हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। इस पे जांच होनी जरूरी है। हम नहीं कहते कि इसमें राजनीति लाइए, लेकिन नैतिकता तो है ही। दूसरी बात सुरक्षा की है। सर, मुंबई ट्रेन लोकल ब्लास्ट में जिस तरीके से आज जो सेंटेंस आया है, जो 12 आरोपी थे उनको रिहा कर दिया गया, किस तरह देखते हैं? आज कोर्ट ने रिहा किया है। कोर्ट के मामले में ज्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन इसमें सरकार ने इस पर थोड़ा स्पष्टीकरण देना जरूरी है। जो गृह मंत्री उन्होंने भी बोलना जरूरी है।